बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, लेकिन मोहब्बत करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि मोहब्बत को निभाना कितना मुश्किल है। क्योंकि मोहब्बत तो एक ही नज़र में हो जाती है, और अगर किसी गलत इंसान से प्यार हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है, और उसे इल्म भी नहीं होता। और ये बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा नाम नाजिश है और मैं 33 साल की हूँ। मेरा ताल्लुक नवाब शाह से है और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। मुझे लगता था इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान खुश नसीब नहीं होता, और उन्हीं लोगों में से एक मैं थी। मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मैंने जिससे मोहब्बत की, सब ने मुझे छोड़ दिया। सब अपने अपनी जिंदगी में इतने मगन हो गए कि उनको कभी दिखाई नहीं दिया कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ, उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। मेरे 3 भाई थे और मैं अपने अब्बा की इकलौती और लाडली बेटी थी। आमतौर पर देखा गया है कि लोग बेटी को नहूसत समझते हैं और उससे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे वो सब दिया जो एक औलाद का हक होता है। मैं जब पैदा हुई तो दादी ने बड़ी बातें अम्मा को सुनाई कि 3 बेटे पैदा किए थे तो काफी था, अब एक बेटी हो गई है, सारी उम्र मिलकर इसका जहेज ही बनाते रहना। दादी की बातें सुनकर अम्मा बहुत रोईं, लेकिन जैसे ही अब्बा आया सारी काया पलट गई। अब्बा उस दिन भी मजदूरी पर गया हुआ था। जब वो आया तो हमारे घर के दरवाजे पर रश देखा, जहां औरतें बच्ची को देखने आ रही थीं। दरवाजे पर ही अब्बा को पता लग गया कि बेटी हुई है, और उसने ऊंची आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसकी खुशी देखकर अम्मा के आंसू थम चुके थे और दादी कलस रही थी। वो कहने लगी कि देखो भला कैसा बाप है जो बेटों की दफा चुप रहा और अब आसमान पर उड़ रहा है। लेकिन अब्बा ने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, और उसी वक्त उस दिन की मजदूरी जेब से निकाली और पूरे मोहल्ले में जलेबियां बंटवा दी। दादी और फुप्पी ये सब देखकर जल भुन गई थी। दादी को शुरू से ही हमसे बहुत मसाइल थे, क्योंकि अब्बा पढ़ लिख नहीं सके थे और चचा पढ़कर शहर चले गए, और वहां से दादी को बहुत सारे पैसे भी भेजते थे, और दादी उन्हीं पैसों को देखकर बहल जाती थी, और इसी वजह से उन्हें बाबा और हमसे सख्त चिढ़ थी। चाचा का सिर्फ एक ही बेटा था और वही दादी की आंखों का तारा था। दादी को बेटियां नहूसत लगती थी, क्योंकि दादी का ख्याल था कि सारी उम्र बेटियों का जहेज बनाने में ही निकल जाती है, और चचा के घर तो कोई नहूसत थी भी नहीं। इसलिए दादी उनसे बहुत राजी थी। सबको लगता था कि दादी का ये रद्द अमल फितरी है, लेकिन जब वो अपने आंगन में एक नाजुक कली जो खिलते देखेंगी तो यकीनन खुश हो जाएंगी और फिर कभी ना कभी मुझे प्यार करने लगेंगी। लेकिन अब्बा की ये खाम ख्याली ही रही। मैं जब भी दादी के पास जाकर बैठती वो मुझे धक्का मारकर उठा देती। मैं जब नन्हे नन्हे कदम लेती दादी की तरफ बढ़ती तो वो मुझसे दूर हो जाती कि कहीं उन्हें मेरा हाथ ही न लग जाए। उनकी इन्हीं बातों में बड़ी होती मैं सारा एतमाद खोती जा रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई थी। दादी के बाद मेरी सगी माँ मेरी दुश्मन थी। जब मैं हुई थी उस वक्त दादी ने सबके सामने अम्मा की तजलील की थी, और तब से अम्मा को मुझसे खार होने लगी। अम्मा मुझे हर बात पर यही कहती थी कि तेरी वजह से आज तक मैं जलील होती हूँ। अम्मा का ताल्लुक भी गरीब घराने से था, इसलिए उसे डर लगता था कि कहीं दादी मेरी वजह से गुस्सा होकर अम्मा को घर से ना निकाल दें। अम्मा के मेके वाले भी उन्हें ना रखते, और यही डर कभी अम्मा को मेरे करीब न कर सका। किसी को भी मेरा एहसास नहीं था। जिंदगी कभी कभी अजीब दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। तब हम खुद फैसला नहीं कर पाते हमें करना क्या है। मेरी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसे हालात से गुजरी थी जब मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। पर वक्त सबसे बड़ा मरहम और उस्ताद होता है, हमें जीना सिखा देता है, और जो दुख सहता है वही जीता है। इसी दौरान मेरे चचा भी उधर ही शिफ्ट हो गए और उन्होंने यहाँ अपना नया घर बना लिया, और उनका वो घर नई हवेली थी। उनके बाद तो दादी को हम में और भी कीड़े नजर आने लगे। वो अक्सर अम्मा को कहती, देख ये तेरी जिंदगी में आई, इसी वजह से तुम लोग आज तक आगे नहीं बढ़ सके, ये तुम लोगों की काली किस्मत लाई है। और अम्मा उस बात पर मुझे मजीद सताती। बस एक अब्बा थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन मोहब्बत भी क्या करनी, वो सारा दिन घर में नहीं होते थे। रोजगार की तलाश में सुबह निकलते और रात ही आते।
उनके पीछे से मेरे साथ क्या होता ये कोई नहीं जानता था। वक्त गुजरता रहा और मैं तलखियां दिल में रखे बड़ी हो रही थी। मेरा दिल नफरतों से लबरेज था और हर इंसान अपना दुश्मन लगता था। घर में कोई बात करने को भी नहीं था, इसलिए मैंने किताबों से दिल लगा लिया और हर वक्त पढ़ती रहती। उस वजह से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। मेरे भाई पढ़ाई में बहुत निकम्मे थे और पढ़ना लिखना उन्हें बोझ लगता था। इस वजह से वो हर क्लास में फेल होते। अम्मा उसका मलबा भी मेरे सर गिराने लगी थी, क्योंकि दादी जब आती वो चाचा के बेटे की तारीफ करती और मेरे भाइयों को देखकर अम्मा की बेइज्जती करती कि लड़की जात हर साल फर्स्ट आती है और ये तीन हर साल फेल हो जाते हैं। दादी कहती ये तो लड़की है, ये ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लड़कों का पढ़ना लाजमी है, हमारी बरादरी में हमारा नाम होगा। और अम्मा यही बातें मुझे कहती। मैं जब भी पढ़ने बैठती वो मुझे किसी ना किसी काम में लगा देती कि मैं ना पढ़ सकूं। वो कहती कि तू हर साल फर्स्ट आ जाती है और इस वजह से सब तेरी तारीफ करते हैं, और जब तेरे भाइयों की बात आती है तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अम्मा की ये बातें सुनकर चुप हो जाती। मैं सोचती थी कि अम्मा को ये सोचना चाहिए कि ये तो हमारे खानदान की इज्जत हुई कि हमारी बेटी इतना पढ़ लिख रही है, इसमें कैसी जिल्लत। लेकिन अम्मा को कौन समझाता। अब्बा समझाने की कोशिश करता था, लेकिन अम्मा उससे लड़ पड़ती थी। और फिर अब्बा ने भी घर का माहौल खराब होने के डर से अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया और अम्मा ने मुझ पर अपनी पकड़ मजीद बढ़ा दी। कई दफा वो मेरी किताबें भी फाड़ चुकी थी, लेकिन अब जैसे मुझे उससे जिद हो गई थी कि अब तो मुझे पढ़कर ही रहना है, इसलिए मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। छुट्टी के बाद 1 घंटा स्कूल में बैठकर पढ़ती और फिर घर आती। जब रात को सब सो जाते तो चुपके से उठकर पढ़ने लगती और मेरी ये मेहनत रंग लाई। मैंने मैट्रिक में बोर्ड टॉप किया था। हमेशा की तरह बाप बहुत खुश था, लेकिन अम्मा और दादी के सीनों पर सांप लौट रहे थे। मेरे भाई फेल हो चुके थे और अम्मा दादी उनका शोक मना रही थी। सारा मोहल्ला मेरे टॉप के मुबारकबाद देने आ रहा था, जो अब्बा अकेले वसूल कर रहे थे, क्योंकि अम्मा तो रो रो कर पागल हो रही थी। उसके लिए ये सब बदनामी थी। उस दिन मुझे अम्मा से बेतहाशा चिढ़ हो गई थी और मैंने सोचा था कि अगर मेरी कभी बेटी हुई तो मैं उसे सर आंखों पर रखूंगी और अम्मा जैसी संगदिल नहीं बनूंगी। मैट्रिक हुआ तो मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन अब्बा ने कहा कि वो मुझे पढ़ाना चाहता है। मैंने भी मजीद पढ़ने का इरादा कर रखा था। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और हर कॉलेज मुझे हाथों हाथ ले रहा था, इसलिए अब्बा ने सबकी मुखालफत मोल ली और मुझे कॉलेज भेज दिया। उसके साथ ही अब्बा ने भाइयों को काम पर लगा दिया और एक दुकान खोल दी जिसे वो मिलकर संभालते। अब रोज उनकी ड्यूटी थी कि दुकान खोलने से पहले भाई मुझे कॉलेज छोड़कर आते, लेकिन ये सब भी 2 हफ्ते से ज्यादा न चल सका। अम्मा ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे इस काम के लिए नहीं है कि इसे लेकर आएं और छोड़ कर आएं। अब मेरी जिम्मेदारी अब्बा पर थी, जो बीमार रहते थे, इसलिए मैंने खुद आना जाना शुरू कर दिया। लोकल आते जाते मेरा दिल रोज कई वादे खुद से करता था। लोगों की कई तरह की नजरें मुझे खुद पर महसूस करनी थी और सोचती थी कि जिस लड़की के 3 जवान जहान भाई हों, अगर वो ये सब झेल रही है तो क्या उन भाइयों की गैरत पर कोई तमाचा नहीं था। मेरे साथ कई दफा ऐसा भी होता कि कोई रास्ते में मुझसे नंबर मांगता तो मैं डर कर भागने लगती। अक्सर लोग तो मेरे डर का फायदा उठाकर मेरे पीछे बाइक भगाते आते थे और ऊंचे ऊंचे कह के लगाते थे। आमतौर पर लड़कियों के साथ ये हो तो घर आकर ऊंची ऊंची रोती हैं और सबसे पहले अपनी माँ को बताती हैं, जो अपनी बेटी को सहारा देती है। लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं थी, इसलिए मैं उसको बता नहीं सकती थी, क्योंकि अम्मा उन्हीं बातों का फायदा उठाकर मुझे घर बिठा लेती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे अब पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था, और फिर वक्त के साथ साथ मैं मजबूत होने लगी थी। मेरे लिए ये सब चीजें अब छोटी हो चुकी थी। अब कोई मेरी तरफ गलत निगाह से देखता तो मैं एतमाद से खड़ी रहती। अब मुझे उन भाइयों और घर वालों के सहारों की जरूरत नहीं थी और इसी तरह मैंने 12वीं जमात पास कर ली। 12वीं पास हुई तो एक दफा फिर मैंने स्कॉलरशिप हासिल की थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द कोई भी मुझ पर फख्र करने वाला नहीं था। हमेशा की तरह अब्बा ही थे जो खुश हुए थे और हमने बाहर जाकर आइसक्रीम खाई थी। मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। मेरी कुल तालीम मुफ्त थी। अब्बा ने उस पर भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब्बा का ये साथ भी चंद दिन की बहार थी। मेरे प्यारे अब्बा,
मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़ जाने वाले थे, ये मैं नहीं जानती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आई तो घर के बाहर सबको इकट्ठा देखकर मेरी सांसें कुछ लम्हों के लिए रुकी थी और मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, खून में लथपथ अब्बा को बेहोश जान चारपाई पर पड़ा पाया तो चीखें मारती हुई उनकी तरफ बढ़ी। पता नहीं कितने घंटे मैं अब्बा के सरहाने बैठी रोती रही थी और अब्बा के तरले करती रही कि अब्बा उठ जाओ, तेरी बेटी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब्बा मुझे छोड़कर मत जाओ, तेरी बेटी यतीम हो जाएगी, ये दुनिया इसे जीने नहीं देगी। लेकिन अब्बा नहीं उठा था और मुझे होश तब आया जब अब्बा को दफनाने के लिए ले जा रहे थे। अम्मा और दादी रो तो रही थी, मुझे तो किसी ने गले लगाकर हौसला भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे हौसला देने वाला चला गया था। 2 दिन बाद मैं संभल कर यूनिवर्सिटी चली गई थी, क्योंकि जिसकी वजह से घर पर रहना मुझे आसान लगता था वो तो जा चुका था। घर में तो मुझे रोता देखकर भी अम्मा तो चिढ़ती थी, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी आ जाती और घंटों अकेली पार्क में बैठी रोती रहती। और तभी वहां मुझे वो इंसान मिला जो अब्बा के बाद मेरा हमदर्द बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है और मेरी इतनी कदर कर सकता है। उसका नाम जीशान था। एक दिन मैं पार्क में बैठी रो रही थी जब वो मेरे पास आया और बोला, आपको रोज रोता देखता हूं, आखिर क्या गम है आपको। मैं भी अनजाने में उसके सामने अपनी सारी जिंदगी खोल के रखने लगी। मुझे पता ही नहीं चला। उसने मुझे बहुत नसीहतें की कि अब आप बालिग हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको पढ़ना लिखना चाहिए और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहिए। उसकी बातों से मुझ में एक अजीब किस्म की ताकत आ गई थी। और फिर वो मेरा पहला बेहतरीन दोस्त बना और फिर हम दोनों घंटों बात करने लगे। और वो दोस्ती प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब ये वक्त आ गया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। अगर कभी मैं छुट्टी करने का सोचती तो जीशान फौरन बिगड़ जाता और कभी वो कहता तो मैं नाराज हो जाती। बस एक इत्वार आता था जब हम नहीं मिल पाते थे और वो भी बड़ा कठिन होता था। घर वाले अब भी वैसे ही थे, लेकिन अब उन पर ध्यान देने का मुझे वक्त नहीं मिलता था। सारा दिन मैं इसी में मगन रहती थी। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बन चुका था कि मुझे जीशान से शादी करनी है। वही मेरे तमाम दर्दों की दवा बन चुका था और मैं खुश थी कि चलो आने वाली जिंदगी तो सुकून से गुजरेगी। लेकिन मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोचती थी। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। ये खबर मुझ पर एटम बम की तरह गिरी थी और 2 दिन के अंदर अंदर मेरा निकाह तय कर दिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे घर वाले तो जैसे कसम खाकर बैठे थे कि मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मुझसे मेरा मोबाइल फोन ले लिया गया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत रोई क्योंकि मेरा जीशान से किसी तौर राब्ता नहीं हो रहा था। मेरी शादी चचाजाद से तय हुई थी जिसका नाम तलाल था। तलाल चचा का इकलौता बेटा था और उनकी जायदाद का इकलौता वारिस था। वो मुझे पहले भी कोई खास अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसकी वजह से मेरा बचपन बहुत खराब गुजरा था। लेकिन अब तो मुझे वो और भी जहर लगने लगा था जब से मुझे पता चला था कि उसने मुझसे शादी के लिए जिद की है। जब उसने मुझसे शादी का कहा तो दादी ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन वो डटा रहा। और चचा ने भी कहा कि मेरा इकलौता बेटा है, उसकी जो ख्वाहिश होगी वो पूरी की जाएगी। मैं बहुत हैरान हुई कि हमारी तो बचपन में भी कभी बात नहीं हुई थी, तो आखिर उसने मुझसे शादी का क्यों सोचा। मैं इसी कश्मकश में थी कि आखिर इनकार कैसे करूं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस जगह से भाग जाऊं या फिर मर जाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे बाबा की याद आ रही थी कि वो होते तो आज हालात अलग होते। वो कभी भी मेरी शादी जबरदस्ती ना होने देते। मैंने चोरी चोरी तलाल को खत भी भिजवाए थे कि वो मुझसे शादी ना करे। मैं किसी और को पसंद करती हूं, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। आखिर ना जाने कैसे वो दिन गुजर गए और मेरा निकाह तलाल के साथ पढ़वा दिया गया। निकाह होते ही मैं होशो खुद से बेगाना हो गई। लेकिन जब होश आया तो खुद को तलाल के घर पाया। चाचा ने मेरे और तलाल के लिए एक अलग हवेली सेट करवा दी जहां बस हम दोनों रहने वाले थे। मुझे जैसे ही होश आया मैंने रोना शुरू कर दिया। तभी तलाल कमरे में आ गया था। मैंने उसे देखते ही कहा कि मुझे तलाक दे दे, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी तलाल कुछ न बोला।
कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे फारिग कर चुका होता, लेकिन वो तो जैसे मिट्टी का बुत बना बैठा था, जिसे किसी भी किस्म की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर चला गया। मैं हैरान थी, मुझे लगा कि वो मुझे घर से निकाल रहा है, लेकिन वो मुझे एक कैद खाने में ले गया और वहां बंद कर दिया। मुझे लगा कि उसने मुझे इसलिए बंद किया है क्योंकि मैंने उसकी मर्दानगी को चोट की थी। आखिर कोई मर्द ये कैसे बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी किसी और की मोहब्बत का दम भर रही है। लेकिन उसे शायद इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अगर कोई फर्क पड़ता होता तो वो मुझे छोड़ देता, कभी भी ऐसे बंद ना करता। इस जगह पर भी मेरे लिए सब सहूलतें वो अरेंज कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही मुझे यहाँ रखने का इरादा कर चुका था। उस वक्त मेरे जहन में आया कि शायद वो पहले ही मेरे खत पढ़ चुका है और वो ये सब प्लान कर चुका था कि जैसे ही शादी होगी वो मुझे यहाँ कैद कर देगा। मुझे अपनी किस्मत पर जी भर कर रोना आया था। और जब अगला दिन आया वो मजीद झटके का था। तलाल अंदर आया तो मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, देखो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ना मेरा कभी ऐसा इरादा रहा है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं उससे बदगुमान ही होती गई और हर वक्त जीशान को याद करती। बेशक वो इतना प्यारा नहीं था जितना तलाल था, ना ही इतना अमीर था, लेकिन वो मेरा हमराज था। बस यही सोचकर मैं रोती थी। और पता नहीं ये सब कब तक चलता अगर वो दिन ना आता। उस दिन भी तलाल मेरे पास आकर मुआफ़ी मांग रहा था कि मैंने अचानक नज़र बचाकर उसे धक्का दे दिया। वो गिरा और इससे पहले कि वो संभलता मैं बाहर निकल गई। वहाँ कुछ और कैद खाने भी बने हुए थे। इससे पहले कि मैं भागती मेरे कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि वहाँ 4 लड़कियां मौजूद थीं। शक्ल से वो काफ़ी डरी सहमी लग रही थी। मेरे कदम रुक चुके थे। तभी तलाल मेरे सामने आया और मैंने उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि अच्छा, तो तुम लड़कियों की व्यापारी का काम करते हो, यह है तुम्हारी मजबूरी। मैं उस पर थप्पड़ों की बरसात करती जा रही थी और जब थक कर रुकी तो रोने लगी। और फिर तलाल ने बोलना शुरू किया। उसके बाबा यानी मेरे चचा लड़कियों की व्यापारी का काम करते थे और उसी से वो पैसे कमा रहे थे। तलाल ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो बाज नहीं आए। तभी तलाल ने एक प्लान बनाया। जिस भी लड़की को चचा ने बेचना होता, तलाल उससे अगवा कर लेता और उसे यहाँ छुपा देता। 1 माह तक वो उन लड़कियों का ख्याल रखता और जब मामला ठंडा हो जाता वो लड़कियों को महफूज हाथों में दे देता। और ये भी इसी वजह से यहाँ है। उसी वक्त तलाल का फ़ोन बजा तो उसके फ़ोन पर एक तस्वीर नजर आई, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा कि ये कौन है। तभी तलाल ने बताया कि ये जीशान है और ये चचा के लिए काम करता है और उन्हें लड़कियां ला कर देता है। ये सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और मैंने उसे बताया कि यही वो लड़का है जिसे मैं पसंद करती थी। तलाल बोला कि वो ये सब जानता है। जीशान ने उसे मेरी तस्वीर दिखाई थी कि अब ये मछली फंसाई है। मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि ताया ने मुझे मरने से पहले कहा था कि नाजिश के साथ कुछ गलत ना होने देना, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें सबसे छुपा कर रख लिया। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं जिसे अपना दुश्मन समझती रही वो मेरा मुहाफिज निकला। मैं बहुत रोई, लेकिन तलाल ने मुझे हौसला दिया कि वो मुझसे बदगुमान नहीं है। हमने मिलकर पुलिस को बुलाया और चचा के कई आदमी पकड़े गए। तलाल और मैंने मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया और आज वो बिजनेस आसमान की बुलंदियों पर है। हमारे 3 बच्चे हैं जो बहुत प्यारे हैं। उसके अलावा हम दोनों ने लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक शेल्टर होम भी बनाया है, ताकि लड़कियां खुद को महफूज समझ सकें। बस रब हमारी ये कोशिश कबूल कर ले और सबको ऐसी नेकी करने का मौका दे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।